बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह मैं आपको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स के बारे में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम्स स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। जब फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार या शरह बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कुछ शराइत हैं। इन शराइत के होते हुए इक्विलिब्रियम्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम्स ही में रहता है, और अगर ये शराइत जो हैं इसमें इधर उधर हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम्स भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन शराइत में सबसे पहला जो शर्त है वो तो ऑलरेडी क्लोज सिस्टम है। ये बात याद रखिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो कभी भी ओपन सिस्टम में कभी भी अटेंड नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम में चूँकि जब प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो इसी वजह से प्रोडक्ट्स फिर वही रहता नहीं है, तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है। तो इसके लिए मतलब बंद कंटेनर का होना ये लाजिमी है। ये तो सबसे पहला शर्त है इसका। लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि इन शराइत में से एक ये है कि हम कंसंट्रेशन जो है वो बरकरार रखेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो शर्त है, हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ले शर्टले प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी डिस्टर्ब्ड, एंड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस द रिएक्शन विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। फॉरवर्ड डायरेक्शन पे वो शिफ्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस। और इसी तरह के अगर हम प्रोडक्ट को मतलब कम करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट को कम करते हैं तो फिर भी चूँकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसी वजह से वो रिएक्शन जो है विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम, ताकि वो दोबारा एक अवल इक्विलिब्रियम्स या नया इक्विलिब्रियम्स जो है वो अटेंड कर सके। सो ये पहला शर्त है इसमें। और दूसरा शर्त इसमें है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इक्विलिब्रियम्स के लिए टेम्परेचर्स का होना, टेम्परेचर्स ख़ास टेम्परेचर्स वो भी ज़रूरी है। जब हम प्रिपरेशन एमोनिया का करते हैं तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर हैं हम कहते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर का होना जो है वो क्या है, वो इस केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या है, वो लाजिमी है। हाँ, अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, और इससे अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी वजह से ये भी एक शर्त है कि ख़ास टेम्परेचर को रखना। इस तरह के प्रेशर, जिस तरह के एमोनिया प्रिपरेशन में मैंने बताया कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूरी है, तो अगर 200 एटमॉस्फेरिक से हम कम करें तो फिर क्या होगा, फिर जो है फॉरवर्ड रिएक्शंस विल स्टॉप। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन सिर्फ जारी रहेगा। तो जब एक तरफा रिएक्शंस जारी हो तो फिर जाहिर बात है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। चूँकि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, और जब ये सिर्फ रिवर्स रिएक्शन जारी रहता है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एक शर्त है। इस तरह वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है, वॉल्यूम का बरकरार रखना, ये भी एक शर्त है। हम स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका रखेंगे, और वॉल्यूम के बढ़ाने से या घटाने से चूँकि वो प्रेशर पे भी असर हो जाता है, प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये भी वॉल्यूम को भी हम स्पेसिफिक रखेंगे। इस तरह कैटलिस्ट इफ़ यूज्ड इन द सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड। अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको हम हमें तब्दील नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो फिर भी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
सो हम स्पेसिफिक कैटलिस्ट को मतलब यहाँ पे रखेंगे। सो ये है कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम्स। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि केमिकल इक्विलिब्रियम्स चूँकि हम जान गए कि केमिकल इक्विलिब्रियम्स केमियाई अमल का, केमिकल रिएक्शंस का वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस बराबर हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि अब केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम्स अटेंड कर चुका है या अटेंड नहीं कर चुका है। सो फॉर दिस पर्पज वी यूज़ डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल मेथड, और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल्स मेथड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं? इसमें रिफ्रैक्टोमेट्री है। रिफ्रैक्टोमेट्री में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है इसमें कोई तब्दीली हो जाती है या नहीं। सो रिफ्रैक्टोमीटर से इस तरह दूसरा पोलरीमेट्री। पोलरीमेट्री है। पोलरीमेट्री क्या है? पोलरीमेट्री में एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करते हैं, और ये पोलरीमीटर से इसी की मदद से हम वो करते हैं। इसमें हम सैंपल रखते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है। इसी तरह के स्पेक्ट्रोमेट्री है। इसमें हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इसको स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। और ये डिवाइस है, इसमें हम सैंपल रखते हैं और ये यहाँ पे हमें रिजल्ट देता है। सो ये है फिजिकल मेथड्स और केमिकल्स मेथड। जो कॉमन मेथड है वो टाइट्रेशन मेथड्स हैं। टाइट्रेशन जो है ऑलरेडी 9th और 10th क्लास में टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। टाइट्रेशंस हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि टाइट्रेशंस आर टेक्निक्स, a technique by which we standardize non-standardized solutions by using a standard solutions। ये ऐसा तरीका है जिसमें हम एक गैर मायारी सॉल्यूशन का, जिसका हमें मतलब कंसंट्रेशन मालूम न हो, इसकी कंसंट्रेशंस हम मालूम करते हैं किस चीज़ की मदद से? एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक मायारी महलूल के साथ इसको हम टाइट्रेट करते हैं और इसी तरह के हम इस तरह के उसका क्या मालूम करते हैं? कंसंट्रेशन मालूम करते हैं और स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। तो इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशंस is a techniques where a solution of non concentration is used and to determine the concentrations of unknown solutions। ये ऑलरेडी डिफिनीशंस हैं। और ये जो है एपरेटस हैं, इस एपरेटस में अगर आप देखें तो ये लोहे का स्टैंड है, आयरन स्टैंड इसको हम कहते हैं। और ये ब्यूरेट्स हैं, आप देखते हैं। और इस ब्यूरेट में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस इसमें हम डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम हो। ये स्टाफर है जिसकी मदद से हम इस ब्यूरेट को ऑन और ऑफ करते हैं। और इसी तरह के ये जो नीचे है इसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। और इसमें हमने नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लिया है और साथ साथ हमने कैटलिस्ट भी लिया है। सो इस में हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो पेनिसिलिन कैटलिस्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें दो इस तरफ और इस साइड पे हम दो किस्म की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सॉल्यूशन जो है वो ऑरेंज किस्म का नज़र आ रहा है, ऑरेंज किस्म का। ये भी मतलब ब्यूरेट्स हैं और यहाँ पे वो भी टाइट्रेशन कर रहा है, स्टूडेंट टाइट्रेशन कर रहा है। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑरेंज कलर्स हैं। लेकिन अगर यहाँ आप देखें इस किस्म के टाइट्रेशंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पिंक कलर है। तो ये पिंक कलर क्यों है? यहाँ पे पिंक कलर इसी वजह से है कि यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की जगह हमने पेनिसिलिन इंडिकेटर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इस्तेमाल हुआ है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर्स हैं और ये एसिड में कलर देता है। और ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं, फेनिसिलिन जो है बेसिक इंडिकेटर्स हैं, बेस में ये कलर देता है। बाहर के ये क्या है? ये वो मेथड्स है जिसमें हम इक्विलिब्रियम स्टेट का अंदाज़ा लगाते हैं। In both methods, the equilibrium state of chemical reactions can be recognized by knowing the concentration of reactants and products at regular intervals of times। मतलब ये हम मुस्तकिलन देखते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ हम देखते हैं इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। और इसी तरह के हम फैसला फिर इसी से करते हैं हम किस तरह फैसला करेंगे कि ये अब केमिकल इक्विलिब्रियम्स अटेंड कर चुका है। ये फैसला हम इस बात से करेंगे
when the concentration of reactants and products are observed constant. Concentration of reactant and products with the passage of time जो हम बार बार ले रहे हैं वो observed constant, मतलब इसमें कोई तगैर नहीं आ रहा बल्कि वो constant है भी। तो इसका मतलब ये है कि reaction is said to be in equilibrium state। इसका मतलब ये हुआ कि अभी केमिकल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम से अटेन कर चुका है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट्स ऑफ केसी की तरफ। केसी क्या है? केसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केसी इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, the product of the molar concentration of product to the product of the molar concentration of reactants। तो केसी यूनिट्स इसके किस तरह होंगे? तो हम कहते हैं कि द केसी हैज़ नो स्पेसिफिक यूनिट, इसकी कोई स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका यूनिट जो है इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सप्रेशन किस तरह जो है आता है। बाज़ औक़ात जो है केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, उसका यूनिट नहीं होता। कब यूनिट नहीं होगा? हम कहते हैं व्हेन केसी हैज़ नो यूनिट, व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब दोनों बराबर होते हैं तभी केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अमल करते हैं और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन आपस में मिल जाता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। सो अगर हम केसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये 2 जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे एक पावर में चला गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन से। सो ये हाइड्रोजन आयोडीन अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 मोल है, तो इस यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो इसी वजह से पावर इसका 2 है। कंसंट्रेशन यूनिट हमारे साथ वो मोल फॉर डीएम क्यूब है, मोल फॉर डीएम क्यूब। अब यहाँ के अगर हम प्रोडक्ट देखें तो मोल पर डीएम क्यूब है, लेकिन ये होल 2 है तो यहाँ पे मैंने होल 2 लगाया है। और इसी तरह के नीचे क्या है, नीचे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का मोल फॉर डीएम क्यूब और इसी तरह के आयोडीन का भी मोल फॉर डीएम क्यूब। सो दोनों का जो है मोल फॉर डीएम क्यूब। अब यहाँ अगर हम देखें तो ऊपर 2 मोल फॉर डीएम क्यूब है, लेकिन नीचे भी 2 मोल पर डीएम क्यूब है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ वो क्रॉस हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करके नतीजे के तौर पर नेट रिजल्ट जो है 0 आता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इन दिस केस द केसी हैज़ नो यूनिट। सो केसी का कब यूनिट होगा? हम कहते हैं कि केसी हैज़ नो यूनिट इन केस व्हेन द concentration of reactant is equal to the concentration of product। सो केसी का यूनिट जो है कब होगा? हम कहते हैं when the concentrations of product is greater than when the concentration of product is greater than reactants। सो फिर भी यूनिट होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट्स, मतलब जब तब्दील हो, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो या प्रोडक्ट ज़्यादा हो, इस सूरत में जो है केसी का यूनिट होगा। ये बात याद रखिए। When the molar concentration of product is greater than the reactants and a balanced chemical equations, so इस केस में यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और इसका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो 2NO2 बन जाता है। और इसके लिए जब हम केसी लिखते हैं तो ऑलरेडी वही फार्मूला है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये NO2 है, उसका पावर ऑलरेडी, और यहाँ पे N2O4 है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पावर कोई भी नहीं है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब इसका यूनिट है, तो हम कहते हैं कि ऊपर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मोल पर डीएम क्यूब 2 है, मतलब स्क्वायर है इसका, तो इसी वजह से 2 है और नीचे जो है ये सिर्फ 1 है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ऊपर जो 2 मोल पर डीएम क्यूब है इसमें से 1 जो है नीचे वाले के साथ ख़त्म हो जाता है और 1 जो है वो बाकी रहता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन दिस केस द केसी हैज़ अ यूनिट विच इज़ इक्वल टू मोल फॉर डीएम क्यूब। अच्छा, तो इसके बाद हम आते हैं, हम कहते हैं कि केसी हैज़ यूनिट, केसी हैज़ यूनिट। इस केस में भी यूनिट होगा कब? जब मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस।
पहली वाली केस में हमने लिया कि केसी हैज यूनिट व्हेन द कंसंट्रेशन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे मैंने लेस लिखा, मतलब दोनों सूरतों में ये हो सकता है, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो फिर भी इसका यूनिट हो सकता है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो फिर भी यूनिट हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में अमल करते हैं तो ये एमोनिया बनाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल एमोनिया बनाता है। इसके लिए हम केसी इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे चूँकि ये 2 है तो इसी वजह से O2 कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे पावर में चला गया है और इसी वजह से हम इसको लिखते हैं इस तरह। और नीचे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे हमने पावर नहीं लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन कोएफिशिएंट 3 है, ये पावर में चला गया है, इसका 3 हो गया। इसमें जब हम यूनिट पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ मोल फॉर रेडियम क्यूब स्क्वायर हो गया, और नीचे ये नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन यूनिट है मोल फॉर रेडियम क्यूब है, और ये यूनिट है हाइड्रोजन का, चूँकि इसका पावर 3 है तो यहाँ भी हमने पावर मोल पर रेडियम क्यूब और पावर 3 मतलब क्यूब मैंने लिखा है। यहाँ अगर आप देखें तो ये 2 है, मतलब 2 मोल फॉर रेडियम क्यूब, यहाँ पे ये 1 है और ये 3 है, तो ये 2 जो है इस 3 के 2 के साथ जो है क्रॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हमारे साथ बाकी रहता है क्या, ये वाला रह जाता है और एक इन 3 में से रह जाता है। तो इसी वजह से हमारे साथ जो यूनिट बाकी रह जाता है वो मोल पर रेडियम क्यूब होल स्क्वायर है। मोल पर रेडियम क्यूब होल स्क्वायर इसका क्या हो गया, ये यूनिट हो गया, किसका यूनिट हो गया, केसी का यूनिट हो गया।